नमस्कार मित्रों, अपने पहले वीडियोस में हम एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी के विषय में समझ चुके हैं और आज हम इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड की फिजियोलॉजी के विषय में समझेंगे। एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होने वाले होते हैं, यह क्या है एवं इसके विषय में हमें आगे क्या करना है। देखिए, एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स जैसा कि हम जानते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा जिनसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होते हैं, फेसिकुलेटा जिनसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होते हैं और रेटिकुलरिस जिनसे एड्रिनल एंड्रोजेंस सीक्रेट होते हैं। यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो जोना ग्लोमेरुलोसा जो सबसे बाहरी लेयर है, लगभग 15% एड्रिनल कॉर्टेक्स की, उससे एल्डोस्टेरोन और डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन, जो मुख्य बीच का लगभग 75% जोना फेसिकुलेटा है, उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मुख्यतः कॉर्टिसोल, कुछ मात्रा में डीऑक्सीकॉर्टिसोल, और सबसे अंदरूनी जो बचा हुआ 10-15% का है जोना रेटिकुलरिस, उससे एड्रिनल एंड्रोजेंस, मुख्य रूप से डीएचए या उसका सल्फेट, डीएचए सल्फेट और एंडोस्टेरोडियोन। इन हार्मोन्स में यदि हम देखें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सबसे बड़ी मात्रा में ये एड्रिनल एंड्रोजेंस ही सीक्रेट होते हैं। लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स अपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के विषय में मुख्य रूप से जानी जाती है, जो कि 13 मिलीग्राम प्रतिदिन सीक्रेट होते हैं। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में यह एड्रिनल एंड्रोजेंस और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होते हैं, जबकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की मात्रा बहुत थोड़ी सी 0.35 मिलीग्राम प्रतिदिन है। इसीलिए जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे पतली, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स सबसे कम होते हैं, और जो फेसिकुलेटा है वह सबसे ज़्यादा, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स और उसमें लिपिड ग्रेन्यूल्स जिनसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का निर्माण होता है वह अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में जो बनने वाले 2 हार्मोन्स हैं, इनमें 90% एक्टिविटी एल्डोस्टेरोन की और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में 95% एक्टिविटी कॉर्टिसोल की होती है। तो यही मुख्य हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स हैं। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, जैसा उनका नाम बताता है, यह मुख्य रूप से मिनरल मेटाबॉलिज्म को और बॉडी वाटर को कंट्रोल करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारी मेटाबॉलिज्म को, मुख्य रूप से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इसके अतिरिक्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक एक्शंस भी रखते हैं। और एड्रिनल एंड्रोजन, जैसा कि उनके नाम से स्पष्ट है, एंड्रोजन मतलब मेल लाइक एक्टिविटी उनकी होती है। ब्रीफ में एक बार समझ लेते हैं कि इन हार्मोन्स के क्या कार्य हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मुख्य काम शरीर में सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करना है, सीरम सोडियम लेवल्स को। तो जब सीरम सोडियम लेवल को वह नियंत्रित करते हैं तो सोडियम जो मुख्य ऑस्मोलर सब्सटेंस है वह अपने साथ वाटर को भी कंजर्व करता है, जिसके द्वारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड सोडियम के साथ साथ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर का भी नियंत्रण करते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर कम जा रहा हो, जब शरीर में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा हो, उस समय एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन से शरीर में सोडियम कंजर्व होता है। यह सोडियम जब कंजर्व होता है अपने साथ बॉडी वाटर को भी रोकता है, जिसके कारण से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर ये बढ़ने लग जाते हैं। तो सोडियम को कंजर्व करने की प्रक्रिया में, यह सोडियम को कंजर्व करेगा तो शरीर में पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाएंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन को निकालता है। तो सोडियम मिनरलोकॉर्टिकॉइड से कंजर्व होते हैं, पोटेशियम निकलते हैं, सीरम सोडियम लेवल बढ़ता है और सीरम पोटेशियम लेवल कम होता है। यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के मुख्य प्रभाव है। दूसरे प्रमुख हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिनका काम इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, मुख्य रूप से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को। जैसे कि हम देखते हैं कि यह किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए शरीर को तैयार करने के लिए यह हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और स्ट्रेस के समय शरीर को एनर्जी के रूप में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन है कि शरीर में ग्लूकोज को कंजर्व करना। तो शरीर की मेटाबॉलिज्म को ये फैट और प्रोटीन पे शिफ्ट कर देते हैं और ग्लूकोज को कंजर्व करते हैं, जो किसी स्ट्रेस के समय में काम आए। तो ये इस प्रकार से मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करके ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं, उन्हें उपलब्ध कराते हैं। और जो तीसरा हार्मोन है एड्रिनल एंड्रोजेंस, यह वास्तव में बहुत वीक एंड्रोजन है। एंड्रोजन का मतलब जिनकी मेल लाइक एक्टिविटी हो, ऐसे हार्मोन्स। तो एंड्रोजन हार्मोन्स यह वीक एंड्रोजेंस है। टेस्टोस्टेरोन मुख्य एंड्रोजन हार्मोन है
और एड्रिनल एंड्रोजेंस की एक्टिविटी टेस्टोस्टेरोन की तुलना में केवल 20% होती है। तो पुरुषों में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पुरुषों में एक पोटेंट एंड्रोजन के रूप में टेस्टोस्टेरोन उपलब्ध है। तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की उपस्थिति में DHEAS का कोई मुख्य प्रभाव नहीं है। इसके विपरीत महिलाओं में जहां टेस्टोस्टेरोन नहीं है, वहां पे यह मुख्य एंड्रोजन की भूमिका निभाते हैं। पुरुषों में भी यदि प्री प्यूबर्टल स्टेज की बात करें, प्यूबर्टी के समय टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन आरंभ होगा। प्यूबर्टी से पहले ये जो एक्सिलरी ग्रोथ, एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ, यह एड्रिनल एंड्रोजेंस के प्रभाव में होती है। तो इस समय में अगर एड्रिनल एंड्रोजन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो वह प्यूबर्टी के प्रोसेस को और तेज कर सकता है, समय से पहले उत्पन्न करा सकता है, जिसे कहते हैं प्रिकॉशियस, समय से पूर्व होने वाली प्यूबर्टी। तो इस प्रकार से प्यूबर्टी के बाद मेल्स में एड्रिनल एंड्रोजेंस की कोई प्रमुख भूमिका नहीं है, लेकिन प्यूबर्टी के पहले यदि ये सिक्रीट होते हैं तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मेल्स में करा सकते हैं। प्यूबर्टी के बाद इनकी कोई भूमिका नहीं। इसके विपरीत महिलाओं में यदि इनकी मात्रा बढ़ती है तो महिला में तो किसी महिला की तरह के लक्षण उत्पन्न होने चाहिए। अगर एंड्रोजन जो कि मेल लाइक हॉर्मोन्स है, अगर ये सिक्रीट होंगे तो ये पुरुषों के लक्षण उत्पन्न करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म। महिलाओं में पुरुषों के, पुरुषों में महिलाओं के, ये हो गया हर्माफ्रोडिटिज्म। तो इस तरह के लक्षण उत्पन्न होना अगर महिलाओं में इन एड्रिनल एंड्रोजेंस का सिक्रीशन ज्यादा हो, जिसको कि हम एडिपोसोजेनाइटल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एड्रिनल एंड्रोजेंस, इन तीनों को हमने समझा। और अगले वीडियोस में हम लोग समझेंगे कि इन हार्मोन्स का उत्पादन किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।